हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो जैसा कि मैंने केमिस्ट्री में 32 क्वेश्चन आप लोगों को दिया था इम्पोर्टेंट, कि पूरे केमिस्ट्री के 10 चैप्टर से 32 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिया था। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इनके क्या चाहिए थे, सोल्यूशन चाहिए, है ना। क्योंकि कहीं पे ये है कि कुछ लैंग्वेज सही नहीं है, या कि परीक्षा बोर्ड में कोई चीज़ कम दिया हुआ है, या किसी बुक में ज़्यादा दिया हुआ, तो अपन इसके एक्यूरेट जो आंसर्स हैं, तो हमने बोला था कि इनके आंसर यदि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे इसके आंसर के साथ। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर इनके आंसर आप कब डालेंगे, तो आज चिल्ड्रंस डे के दिन से केमिस्ट्री के 32 क्वेश्चंस के चैप्टर बाय चैप्टर 10 वीडियोस में आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन सॉल्यूशन देने से पहले आप लोगों को चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। और हम सबका जो गुरु है, हम सबके जो दाता हैं, जो देने वाले हैं, वो ऊपर वाला है। तो ऊपर वाले से हम विनती करते हैं कि आप सबका गोल, एम, लक्ष्य आप सबको जल्द से जल्द मिले, उसके लिए आप एकदम कार्यरत रहो। और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बस आप याद रखिए अपने लक्ष्य के लिए, आपको अपने लक्ष्य के लिए नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। आपको कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप दिशा तो बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। आप एक बार दिशा बदल के देखो। यदि आपको किसी एक काम को करते हुए टारगेट नहीं पहुंच रहे हो तो आप टारगेट चेंज मत करो, आप टारगेट तक पहुंचने का तरीका चेंज कर दो। लेकिन तरीका ये वाला मत चेंज करना है, क्योंकि ये जो उम्र होती है, ये जो एज है, यहाँ पे हार्मोनल चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इस तरह से दिशा मत बदलना कि मोहब्बत बुरी है, बुरी ही रहने दो। बुरी है मोहब्बत, मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हो और किए जा रहे हो, कहे जा रहे हो और किए जा रहे हो। तो नहीं, ये वाला नहीं, आपको अपना टारगेट वाला जैसे नीट वाला और अच्छी रैंक वाला, जेई वाला, जिस तरह से आपको जो भी टारगेट, आपको वहाँ जाना है। ऐसा नहीं कि मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो ये वाला नहीं। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया चिल्ड्रंस डे के दिन थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा थोड़ा शायराना अंदाज, थोड़ा अच्छा तो थोड़ा बुरा। तो अब हम देखेंगे अपने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, 32 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर सॉल्यूशन को हम सीरीज फर्स्ट बोलेंगे। इस तरह से जितने भी हमारे 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर की 10 सीरीज मिलेगी। आज हम आपको पहले सीरीज से स्टार्ट कर दिए हैं, आपको अल्टरनेट डे एक सीरीज मिलती जाएगी। क्लियर? तो चलिए हम पहले सीरीज में स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे पहला हमारा आंसर्स है आपका सॉल्यूशन का। हमारा पहला क्वेश्चन था राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन मोलैरिटी। पहला क्वेश्चन था आपको मोलैरिटी में शॉर्ट नोट्स देना था। तो जैसे कि यहाँ पे देखो हेडिंग डली है मोलैरिटी, तो पहले हम मोलैरिटी को अच्छे से समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे। क्लियर? तो क्या है मोलैरिटी बेटा? जैसे देखिए, अपन ने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में अपन ने क्या लिया, 1 लीटर पानी ले लिया। इस कंटेनर में आप 1 लीटर सॉल्यूशन ले लो, सॉरी, इस कंटेनर में अपन क्या करेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन, या आप इसी को बोल सकते हो 1000 ml सॉल्यूशन। इस 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 ml सॉल्यूशन में आप n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व करो। यहाँ पे आप n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व करो। अपन ने यहाँ पे n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया। बहुत आसान है। जब आप 1 लीटर सॉल्यूशन में n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तो इस सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन एक चेंज हो जाएगी, इसका कंसंट्रेशन एक रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम बोलेंगे मोलैरिटी। तो आप आसान शब्दों में बोल सकते हो n mole solute dissolved in 1 liter of solution, it is represented the molarity of the solution। ये मोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मोलैरिटी इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ
डिसॉल्व सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि जो मोलरिटी इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मोलरिटी जो है कंसंट्रेशन की एक यूनिट होती है, एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ मोल, एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो इसको एक्सप्रेस करने का काम करता है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट है जो मोलरिटी को एक्सप्रेस करने का काम करता है 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होके। तो ये हो जाएगा हमारा मोलरिटी। और इसके नीचे आप एक और पॉइंट यहाँ पे आप ऐड करोगे, इसके जस्ट बाद आप लिखोगे मोलरिटी इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। एक और पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन करोगे, आप यहाँ पे बोलोगे कि मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो देखिए पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, फिर मोलरिटी जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप ये फार्मूला लिख दोगे। फार्मूला कैसा लिखोगे, तो कैपिटल एम मतलब कि मोलरिटी आप इसी तरीके से लिखोगे, मोलरिटी इक्वल टू आप लिखोगे एन मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे लिखोगे मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे मोलरिटी को कैपिटल एम एन सॉल्यूट अपॉन बी सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद कैपिटल एम मोल W, याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पे, जब भी आपको सॉल्यूट मिलेगा तो आप इसको B से रिप्रेजेंट करोगे, और आपको यदि सॉल्वेंट मिलता है तो आप इसे A से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा WB अपॉन MB। कैसे हुआ, ये सॉल्यूट, ये मोल का फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन V लीटर। क्लियर, ये नोट कर लेना आप लोग, 1 अपॉन V लीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जो हमारा मोलरिटी है WB अपॉन MB इंटू इस लीटर को जब आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो अब 1000 का डिवाइड होगा, और अपॉन के अपॉन में जो चीज़ें रहती है वो ऊपर चली जाएगी, तो 1000 ऊपर आ जाएगा और आपका VmL हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मोलरिटी का फार्मूला, ये हो जाएगा फॉर्मूला, है ना, आपका मोलरिटी का फार्मूला। इसके बाद यहाँ पे आप एक और पॉइंट लास्ट में ऐड करना, जिससे नंबर बिल्कुल ना चले, नंबर बिल्कुल ना कटे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा यूनिट ऑफ मोलरिटी। एक और पॉइंट लिखना है, यूनिट ऑफ मोलरिटी, है ना। इसको मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अपन को इसको यहाँ से समझेंगे। देखिए ये मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मोल, MOL लिखिएगा बेटा, है ना, MOL, मोल अपॉन वॉल्यूम को हम लीटर, तो मोल पर ml या मोल पर लीटर इसकी हो जाएगी यूनिट। तो एक पॉइंट आप ये भी ऐड करिएगा। तो ये हो गया आपका क्या, मोलरिटी। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, नॉर्मेलिटी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नॉर्मेलिटी। ये भी बहुत आसान है। इस बार अपन क्या करते हैं, फिर से एक कंटेनर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। एक आप कंटेनर ले लो, इस कंटेनर में आपने फिर से क्या किया, ये आपने यहाँ पे ले लिया 1 लीटर सॉल्यूशन, या आप इसी को 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन ले लो। इस बार आपको इसमें क्या डिसॉल्व करना है, इस बार इसमें आपको क्या डिसॉल्व करना है, मोल को इक्विवेलेंट फॉर्म में डिसॉल्व करना है। किस फॉर्म में, इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो देखिए नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम या मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इस बार आप को यहाँ डिसॉल्व करना है
मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये भी बहुत आसान हो गया। मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। आप इस आसान शब्द में भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो बेटा, आप बोल सकते हो कि नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम या मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 liter ऑफ सोल्यूशन। व्हेन we say equivalent, it is the number of mole of reacting unit in a component। क्लियर? तो आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter of solution, it is represented the normality of the solution। फिर से एक बार इसको अपन देखते हैं, चलिए। नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम, या कि आप बोल सकते हो मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ अ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। व्हेन वी से इक्विवेलेंट, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टिव यूनिट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अब आइए नॉर्मेलिटी का फार्मूला देखते हैं अपन। नॉर्मेलिटी इक्वल टू, आप इसको ऐसे बोल सकते हो बेटा, नॉर्मेलिटी को आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप इस तरीके से जरूर लिखिएगा एग्जाम में, तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू, पॉइंट ऐड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे। नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाई कैपिटल N, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इट्स डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यूनिट हम बाद में देखेंगे, है ना। तो आइए, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या बोला, मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि आप इसको ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हो अपॉन वी लीटर, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, क्लियर। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू, देखो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे हो जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये सॉल्यूट के लिए है, इनटू 1 अपॉन वी लीटर, ये लीटर में है, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1 अपॉन वी मिलीलीटर। तो ऊपर 1000 आ जाएगा, अभी मैंने बताया था। ये हो गया बेटा अपना नॉर्मेलिटी। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप इसको यूनिट ऐसे बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर ml, ये इसकी हो जाएगी यूनिट। तो ये हो गया, देखो नॉर्मेलिटी, ये भी 2 मार्क्स का आएगा। तो आप ये डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये फार्मूला डिराइव कर दो, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, नॉर्मेलिटी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बेटा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी भी सेम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो भी देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मोलैलिटी क्या होता है। तो मोलैलिटी में थोड़ा सा चेंज है, इस बार अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन के जगह सॉल्वेंट लेना है। कंटेनर में क्या लेना है, सॉल्वेंट। तो आओ, हमने क्या किया, यहाँ पे बेटा अपन ने यहाँ पे ले लिया 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg क्या ले लिया, सॉल्वेंट। यहाँ पे डिसॉल्व क्या करेंगे, n मोल सॉल्यूट, तो आसान हो गया। n मोल सॉल्यूट
डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को आप 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोल दोगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा देखो, n मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो डिनोटेड बाई स्मॉल m। क्लियर? तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन देखेंगे, n मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड द कंसंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ मोलैलिटी। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये मोलैलिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? जब आप n मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे, मिक्स करोगे, तो जो उसका मिक्सचर है, ये जो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेगा, तो ये मोलैलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलैलिटी। तो क्या लिखा है? मोलैलिटी इज द डिफाइंड एज द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी इज ऑल्सो नोन एज द मोलर कंसंट्रेशन। मोलैलिटी जो होता है ये मोलर कंसंट्रेशन भी होता है। तो ये डेफिनेशन है। या तो आप, यदि इसमें आपको याद नहीं हो रही, तो आप डायरेक्ट ये वाली भी डेफिनेशन बोल सकते हो कि n मोल ऑफ सॉल्यूट मिक्स्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड द कंसंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ मोलैलिटी। आप इसको भी लिख सकते हो। तो दोनों डेफिनेशन सही हैं। क्लियर? चलिए अब इसका हम थोड़ा सा फार्मूला देखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? तो सबसे पहले मोलैलिटी आपको इसी तरीके से लिखना है, मोलैलिटी इक्वल टू क्या लिखोगे ऊपर आप? तो ऊपर आप लिखोगे मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन आप यहाँ पे लिखोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखोगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे स्मॉल m इक्वल टू n अपॉन WA इन kg। WA क्यों लिखे हैं? क्योंकि मैंने बोला था A जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो बस मोलैलिटी इक्वल टू n होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, सॉल्यूट है तो B लिख दो, अपॉन WA kg में है। इस kg को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 का डिवाइड होगा और डिवाइड ऊपर चला जाएगा। तो मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। तो ये हो गया आपका इसका फार्मूला। क्लियर बेटा? चलिए अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स और ऐड करने हैं। पहला डिनोटेड बाय स्मॉल m, दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन में जहाँ जहाँ वॉल्यूम होता है वही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब इसके यूनिट की बात करो, आप इसके यूनिट की बात करो, तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? देखो मोल पर केजी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। याद रखिएगा MOLE नहीं, आपको सिर्फ MOL लिखना है मोल के लिए। क्लियर? तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। तो जो बच्चे इसको पहले पढ़ चुके हैं मेरे से, वो इनको बार बार देखें, जिससे दिमाग में वो बैठ जानी चाहिए। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन, इट इज डिनोटेड बाय x। मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करेंगे। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? तो आ जाओ पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो मैंने ले लिया केस फर्स्ट, मैंने बोल दिया मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट। अब सॉल्यूट होता है B, तो जाहिर सी बात है कि मोल फ्रैक्शन हमारा XB होगा। अब आपको जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, तो XB इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। ये हो गया आपका केस फर्स्ट। यहाँ पे यदि हम केस सेकेंड की बात करें, तो केस सेकेंड में क्या हो जाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना?
ये A होगा तो हो जाएगा XA और XB, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, ये हो जाएगा XA इक्वल टू जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, तो Na अपॉन Na प्लस Nb, तो ये हो गया इसका क्या, मोल फ्रैक्शन किसका, A, मतलब कि सॉल्वेंट का, किसका हो गया, सॉल्वेंट का। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन मिक्सचर, मतलब कि आपको जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। क्लियर हुआ, तो ये भी बहुत आसान है, 2 नंबर के आपके एग्जाम में आता है, लेकिन जैसे ही आप इसको लिख देना इसके बाद आप नीचे नोट डाल के एक पॉइंट जरूर लिखना है ना, यहाँ पे आप पॉइंट लिखना, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला लिख देना XA प्लस XB इक्वल टू 1, ये दोनों में रिलेशन होता है, आपको 2 के दोनों मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। चलिए बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन था हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन थे, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, और दूसरा था राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, इसका डिफरेंस देखते हैं, तो जैसे पहला डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन का, पहला डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन, तो मोलैलिटी कैपिटल M और मोलैलिटी स्मॉल m। क्लियर, तो पहला डेफिनेशन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यदि आप सॉल्यूट को 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो ये कहलाएगी क्या, मोलैलिटी। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यदि आप किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेते हो, मतलब यहाँ पे आप 1 लीटर सोल्यूशन लेते हो और वहाँ पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेते हो, बाकी सब सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा मोलैलिटी, ये हो जाएगा मोलैलिटी। सेकेंड नंबर क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मोल पर लीटर और मोल पर केजी, तो ये सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा। थर्ड डिफरेंस क्या है, मेजरमेंट में यूजिंग वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन, यहाँ पे हम मोलैलिटी में वॉल्यूम यूज करेंगे, और यूजिंग द मास ऑफ दी सॉल्वेंट, यहाँ पे हम मास यूज करेंगे सॉल्वेंट का। क्लियर, नेक्स्ट आ जाएगा बेटा प्रेशर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। फिर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। लास्ट पॉइंट आप लिख दो सिंबल में, डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड डिनोटेड बाय स्मॉल m। क्लियर, ये इसको कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं, इसको स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिफरेंस लिखा हुआ है, आप इसको जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस। क्लियर, तो आइडियल और नॉन आइडियल में आइडियल और नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस है अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट आर सिमिलर टू दोज इन दी प्योर कंपोनेंट्स, मतलब कि आइडियल सोल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो इंटरेक्शन होता है सेम के बीच में होता है। क्लियर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेम होते हैं, द कंपोनेंट्स बिटवीन दोज कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन दी प्योर कंपोनेंट्स। फिर नॉन आइडियल में क्या होता है, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज द प्योर कंपोनेंट्स। क्लियर, उसके बाद आइडियल सोल्यूशन में देयर आर नो वॉल्यूम चेंज एंड एंथैल्पी चेंज ऑन द मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट, यहाँ पे वॉल्यूम और एंथैल्पी चेंज नहीं होता, मतलब यहाँ पे डेल्टा V 0 और डेल्टा H 0 होता है। क्लियर, लेकिन यदि हम नॉन आइडियल की बात करें तो नॉन आइडियल में क्या है, डेल्टा V नॉन जीरो और डेल्टा H 0। यहाँ पे आप चाहो तो एक और पॉइंट लिख सकते हो कि डेल्टा G यहाँ पे 0 होता है और डेल्टा G एंड यहाँ पे नॉन जीरो होता है। क्लियर हुआ, उसके बाद लास्ट पॉइंट है
3 नंबर का आएगा, 3 पॉइंट सफिशियंट हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या है, ईच कंपोनेंट ओवेयर राउट्स लॉ, ये जो है राउट्स लॉ को फॉलो करता है। दे डू नॉट ओवेयर राउट्स लॉ, नॉन आइडियल जो है राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो एक डिफरेंस ये हो गया यहाँ पे, है ना, कौन राउट्स लॉ फॉलो करोगे कौन नहीं। तो आप इनको याद कर लीजिए। यदि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप बता सकते हैं, अपन फिर से डिस्कस कर लेंगे। चलिए बच्चा पार्टी, अब अपन डिस्कस करते हैं क्या, अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे राउट्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सबकी वैल्यू आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो आ जाइए अपन देखते हैं राउट्स लॉ, बहुत आसान चीज़ है राउट्स लॉ। तो आओ अपन देखते हैं क्या होता है राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ स्टेट दैट अ सॉल्वेंट पार्टिकल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल और आइडेंटिकल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, मतलब ये बोल रहा है कि राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो आप इसके नीचे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, आप इसके नीचे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ partial pressure of component is directly proportional to the mole fraction of component। क्लियर, मतलब कि जो इसका पार्शियल प्रेशर होता है, जैसे मैंने बोला फॉर सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर होता है P डैश B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। क्लियर, तो यानी कि P डैश B जैसे आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ पे प्योर प्रेशर आ जाएगा, तो हो जाएगा P नॉट B XB। क्लियर हुआ, तो ये हो गया क्या, ये हो गया अपना राउट्स लॉ की डेफिनीशन। आपको यही लिखना है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। उसके बाद आपको ये लिख देना है, ये लिखने के बाद इसके नीचे आपको ये लिख देना है। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, बहुत आसान है। राउट्स लॉ स्टेट दैट सॉल्वेंट पार्शियल प्रेशर इज अ सॉल्यूशन is equal or identical to the vapor pressure of the pure solvent multiplied by its mole fraction in a solution। क्लियर, तो ये बहुत आसान है। देखो ऐसे आप ऐसे बोल सकते हो P डैश A, आप यहाँ पे बोल सकते हैं P डैश A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, तो P डैश A प्रोपोर्शनल हटेगा तो आ जाएगा P नॉट A XA। क्लियर बेटा, तो दो इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर, चलिए यहाँ पे आपको सबके नाम लिखने हैं। जब भी आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करोगे तो सबके नाम लिखना कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे आप यहाँ पे लिखो P डैश A क्या होता है, P डैश B क्या होता है, P नॉट A क्या होता है, P नॉट B क्या होता है, XA क्या होता है और XB क्या होता है। क्लियर, इसको आपको जरूर पूरा लिखना है। साथ में आप PS भी लिख दो, PS भी क्या होता है। तो देखो हम एक लिख देते हैं, बाकी आप इससे कनेक्ट कर लेना। तो पहला क्या है, ये हमारा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इनको जरूर लिखिएगा। क्लियर, जब आप इसको लिख देते हो ना तो आपके नंबर कटने के चांस 0 हो जाते हैं। चलिए अब हम इसको समझेंगे आगे, डेरिवेशन इसका आप इनको नोट कर लीजिएगा ना। इतना लिखने के बाद अब यहाँ से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, है ना।
इसको कंटिन्यू लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे केसेस दे दो, आप दे दो यहाँ पे एक हेडिंग दे दो, आप ऐसा दे दो, फॉर सॉल्यूट आर नॉन वैलेटाइल एंड सॉल्वेंट आर वैलेटाइल। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट है वो वेपर नहीं बनाएगा और जो सॉल्वेंट है वो वेपर बनाएगा। क्लियर? तो चलिए देखो, जैसे मान लो अपन ने ले लिया यहाँ पे PS इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश B। ये बेटा सोल्यूशन का प्रेशर होता है, जिसको राउल्ट ने बताया था। राउल्ट ने बताया था सोल्यूशन का प्रेशर है, तो ये हो जाएगा क्या, PS इक्वल टू P डैश A के जगह मैंने अभी निकाला था P नॉट A प्लस P नॉट, P डैश के जगह मैंने निकाला था P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट नॉन वैलेटाइल है, मतलब सॉल्यूट की वेपर नहीं बनेगी। यदि सॉल्यूट की वेपर नहीं बनेगी, इसका मतलब P नॉट B इक्वल टू 0, तो हमारा PS इक्वल टू P नॉट A XA प्लस 0 इंटू XB, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, PS इक्वल टू P नॉट A XA। क्या बचेगा, PS इक्वल टू P नॉट A XA। इसको आगे देखो, देखो हमारा क्या बचा, मैंने देखा PS इक्वल टू P डैश A, PS इक्वल टू P नॉट A XA। क्या बेटा, PS इक्वल टू P नॉट A XA। आओ, तो ये हमारा हो जाएगा PS इक्वल टू, यहाँ पे हमारा फार्मूला था XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XA इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XB, तो PS इक्वल टू P नॉट A माइनस XA के जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस XB। आसान है। अब इसका एक बार इसमें इंटू करो, एक बार उसमें इंटू करो, तो PS इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB। ये माइनस को इधर ले आओ तो प्लस को हो जाएगा, तो हो जाएगा P नॉट A XB इक्वल टू, इसको यहीं रहने दो, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा PS, तो P नॉट A इक्वल टू P नॉट A माइनस PS। इसको तो ये ऐसा रहने दो, XB यहीं रहने दो, इसको इधर ले जाओ तो P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। ये हो गया हमारा राउल्ट्स लॉ सॉल्व, है ना। यहाँ से राउल्ट्स लॉ सॉल्व हो गया, लेकिन यदि ये 3 या 4 नंबर का तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हो कि XB इक्वल टू होता है NB अपॉन NA प्लस, फार्मूला पहले पढ़ चुका है, इस फार्मूले को आप इसके इक्वल कर दो। देखो तो हमारा XB की जगह ये फार्मूला लिख दो इस वाले में, तो ये हो जाएगा हमारा NB NA प्लस NB अपॉन P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इफ NB लेस 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 देन NA, यदि NB हमारा सॉल्यूट बहुत कम है, यदि हमारा सॉल्यूट बहुत कम है तो क्या होगा, इसको 0 मान लोगे। जब इसको 0 मान लोगे तो ऊपर क्या बचेगा, NB, और नीचे क्या बचेगा, NA इक्वल टू P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। इन दोनों के फार्मूले यहाँ पुट कर दो। NB इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, Na होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये साइड में आप कॉपी में लिख दिया करो, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा WB अपॉन MB, WA अपॉन MA, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। इट्स प्रूफ। ये आपका राउल्ट्स लॉ हो गया। राउल्ट्स लॉ में यदि और भी कहीं कोई दिक्कत है तो इसको आप लिख देना सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कंप्लीट राउल्ट्स लॉ। यदि आपको कोई दिक्कत आता है आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आ सकता है।
लास्ट क्वेश्चन है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कैसे क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको पिछले वीडियो में डाला हुआ, आप वहाँ से इसके क्वेश्चंस देख लोगे। क्लियर। तो क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछाता है कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है। क्लियर। पार्टिकल एंड डू नॉट देयर नेचर, मतलब ये सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वैसे हमको लगता है कि सॉल्यूट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ। चलिए, अब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? पहला वेपर प्रेशर, लोबरिंग या रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर, है ना। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख सकते हो। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 हो गए हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो चलिए, सबसे पहले यदि हम बात करें, पहला कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बेटा लोबरिंग वेपर प्रेशर। लोबरिंग वेपर प्रेशर मतलब कि इसको राउल्स ने पहले से सॉल्व कर चुका था। क्या? XB इक्वल टू P0A माइनस PS अपॉन P0A। ये हमारा है रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। तो जब भी आपको लोबरिंग वेपर प्रेशर आता है तो आपको आंख बंद करके राउल्स लॉ सॉल्व कर देना है इस फार्मूले तक। इसके बाद एक और लास्ट वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा था, WB अपॉन MB, WA अपॉन MA इक्वल टू P0A माइनस PS अपॉन P0A। सेम क्वेश्चन, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप राउल्स लॉ में ये वाले फार्मूले तक सॉल्व कर देना। देखो इधर ये वाला, है ना। तो ये हमारा वही चीज़ है रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। तो आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट में ये सॉल्व कर दोगे। आओ आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको हम समझते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो यहाँ पे टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर। आइए, वेपर प्रेशर जिसको हम ATM में मेजर करेंगे, इधर टेम्परेचर जिसको हम केल्विन में मेजर करेंगे। क्लियर। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अब देखना, समझना क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। तो सबसे पहले आप क्या ले लो, यहाँ पे पहले आप ले लो, ये हमने ले लिया बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट। क्या ले लिया? सॉल्वेंट। जब हमने सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेंट की वेपर जो है 1 ATM प्रेशर में, ये हमारा 1 ATM प्रेशर होता है। तो जो सॉल्वेंट की जो वेपर है 1 ATM प्रेशर में इतने टेम्परेचर पे बनी, इतने टेम्परेचर में इनिशियल टेम्परेचर है, तो हमने बोल दिया T0B। क्या बोल दिया? T0B। अब क्या करेंगे, इसी में हमने सॉल्यूट मिक्स कर दिया और इसको बना दिया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? तो इसको बॉईल करने के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्लियर। अब ये इस टेम्परेचर पे वेपर बनाएगा, इस टेम्परेचर पे इसकी वेपर बनेगी, तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा इतना, जिसको हम बोलेंगे TB। क्या बोलेंगे? TB। तो जो दोनों के बीच का गैप है इसको हम बोलते हैं डेल्टा TB, और डेल्टा TB इक्वल टू होता है TB माइनस T0B वेरी IMP। समझ गए। और जो इसका TB होता है वो मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल हटेगा तो KB आ जाएगा। मोलरिटी का फार्मूला वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। यहाँ पे आपको अलग अलग KB की वैल्यू पता होना चाहिए, वाटर का, कैम्फर का, वो आप इसको याद रख लोगे। क्लियर। ये हो गया हमारा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जरूर लिखना है।
यहाँ पे आप ये सब लिखना है कि डेल्टा टीबी क्या है, रिलेटिव टेम्परेचर, फिर आपको केबी क्या है, फिर आपका डब्लू क्या है, डब्लू बी क्या है, एम बी क्या है, क्लियर, और स्मॉल एम क्या है, ये आपको सारी चीज़ें लिखना है, रिलेटिव ग्लोबलिंग वेपर प्रेशर। फिर के बी क्या हो जाएगा हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी, ये सारी चीज़ें लिखना है। आओ देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन refer to the increasing in the boiling point of solvent upon the addition of a solute. When a non-volatile solute is added to a solvent, the resulting solution has the higher boiling point than that of the pure solvent. मतलब कि जैसे आप solvent में non-volatile solute ऐड करोगे तो ये सोल्यूशन बनेगा, और जो सोल्यूशन बनेगा तो वो जितने टेम्परेचर में सॉल्वेंट बॉईल हो रहा था उससे ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, मतलब एलिवेट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलिए, तो इसकी थर्ड एप्लीकेशन क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि ठंडा करने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूट मिलाने में क्या चेंज आता है। तो इसको भी हम एक ग्राफ से समझेंगे, क्लियर। तो चलिए, जैसा कि मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ग्राफ सेम ग्राफ बनेगा अपना वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। टेम्परेचर को केल्विन में, वेपर प्रेशर को एटीएम में मेजर करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रीज करना है, क्लियर, ये फ्रीज करना है। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया सॉल्वेंट, बट कौन सा, ये सॉलिड सॉल्वेंट है, आइस फॉर्म में है। लेकिन यदि आपको इसमें किसी चीज़ को मिक्स करना है तो मिक्स करने के लिए पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, लिक्विड वाले में, क्लियर। तो पहले ये लिक्विड रहा होगा, ये ऐसे लिक्विड सॉल्वेंट रहा होगा बेटा, क्या रहा होगा, ये रहा होगा लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब इनिशियली ये था, इनिशियली ये था लिक्विड सॉल्वेंट, जो कि इस टेम्परेचर पे फ्रीज हुआ, इस टेम्परेचर पे ये फ्रीज हुआ, मतलब ये टेम्परेचर हो गया T0F, इनिशियली T0F। अब आपने क्या किया, इस पे आपने क्या मिला दिया, इस पे आपने मिला दिया कोई सॉल्यूट। जैसे आपने इसमें सॉल्यूट मिलाया तो ये पहले ही फ्रीज हो जाएगा, ये पहले ही फ्रीज हो जाएगा, ये यहीं से फ्रीज हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा यहाँ पे बाद में TF। इन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा क्या, डेल्टा TF, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू, डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा आपका T0F माइनस TF, यानी कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा TF इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू KF मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला सबको पता है, KF इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम, है ना। ये हो गया आपका इसका डिराइव, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, तो देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस इज द डिक्रीज ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एडिंग द नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही आपने इसमें कोई नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पहले यहाँ था, यहाँ से ये डिक्रीज हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं। लास्ट एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन नंबर 4 है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, आइए समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर भी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यहाँ पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पाई होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन तीनों को एक साथ कर दो तो पाई प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी टी, प्रोपोर्शनल हटेगा तो या तो एस आ जाएगा कांस्टेंट या आर आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि वेपर गैस फॉर्म में होता है तो यहाँ गैस कांस्टेंट एस या आर ले सकते हैं। तो हमने ले लिया पाई इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा तो आ गया एस एन अपॉन वी टी। एन अपॉन वी इज अ कंसंट्रेशन, एन अपॉन वी क्या होता है कंसंट्रेशन, तो पाई इक्वल टू सी एस टी या पाई इक्वल टू सी आर टी, ये कंसंट्रेशन है। सी इक्वल टू एन अपॉन वी कंसंट्रेशन है। तो ये हो गया बेटा अपना क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत आसान है। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई टू द सॉल्यूशन दैट प्रिवेंट द सॉल्वेंट फ्रॉम द मूविंग अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज द स्पॉन, और ये ऑस्मोसिस की लिखी हुई है डेफिनेशन। यदि हम इसको एक बार समझाने का प्रयास करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ये हो गया बेटा क्या, ये हो गया ऑस्मोटिक, ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोसिस क्या होता है, तो जब दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो लोअर कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन में। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑस्मोसिटी का पहला चैप्टर जो सोल्यूशन था उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो सारे सॉल्व हो गए हैं। इसके अलावा यदि आपको इसमें कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगा, वीडियो के सोल्यूशन अच्छे लगे, समझ में आए तो भी कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी तरह से पूरी सीरीज आपको मिलेगी और आपको बार बार नोटिफिकेशन आता रहेगा। नहीं तो अलग अलग आपको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और आपका कमेंट करने से हम लोगों को थोड़ा एनर्जी मिलती है और आगे इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जुड़े रहेंगे और आपको साथ ईमानदारी से एग्ज़ाम तक जुड़े रहेंगे। अभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनकी भी प्रिपरेशन हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।